खतरनाक और बेरहम विलन लियू रुयान ने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया था। वो ऊपर से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई छोटा सा डरा हुआ चूहा हूं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हे कयांग भाई, अपनी मौत का नाटक करके भागने में बड़ा मजा आ रहा था क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राशन कार्ड पर अपने नाम के आगे मृत लिखने की? इतना कहते ही उसने अपनी उन लंबी ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली सेक्सी टांगों से मुझे नीचे दबाया और झुककर मेरे होठों को बुरी तरह चूम लिया। उसने मेरी जीभ तक काट ली। मैं तो इतना डर गया कि फौरन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज बीवी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दरअसल मैं इस कहानी में एक चापलूस साइड कैरेक्टर के रूप में फंस गया था। अपनी दर्दनाक मौत को टालने के लिए मैंने इस लेडी डॉन लियू रुयान से शादी कर ली। मुझे लगा था कि मेरा असिस्टेंट चेन वाला कार्ड काम कर जाएगा, पर किस्मत ही खराब थी। सिस्टम ने कह दिया कि चेन अभी बिजी है, अगले जन्म में मिलेगा। भाई साहब, मेरे साथ तो तगड़ा स्कैम हो गया। गुस्से के मारे मेरा दिमाग फटने लगा था। फिर क्या था, उसके बर्थडे पर जब उसने मेरे मुंह पर केक मला और पूरी महफिल के सामने मुझे पालतू कुत्ता कहकर जलील किया, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। कहानी के हिसाब से मैंने अपनी मौत का नाटक किया और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब मैं एक छोटे से समुद्री शहर में अपनी छोटी सी किताबों की दुकान चला रहा हूँ। बस अब कहानी खत्म होने तक मुझे यहाँ चैन से लेटे रहना है। लेकिन 3 साल बाद, जब लियू रुयान को कहानी के हीरो हीरोइन के साथ खून खराबा करना चाहिए था, वो अचानक मेरे बुक स्टोर का दरवाजा लात मारकर अंदर घुस आई। उसके पीछे काली वर्दी वाले बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज थी। लकड़ी का वो दरवाजा इतनी जोर से टूटा कि उसके कब्जे उखड़ गए। पूरी की पूरी किवाड़ दीवार से जा टकराई। क्वांग! एक जोरदार धमाका हुआ। दीवार का प्लास्टर झड़कर नीचे गिरने लगा और मेरी गोद में सो रही मेरी मोटी नारंगी बिल्ली ऑरेंज हड़बड़ाकर जाग गई। आऊं! बेचारी डर के मारे कांपने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराहट में मेरे हाथ पर पंजा मारा और बिजली की फुर्ती से बुकशेल्फ के सबसे अंधेरे कोने में जा छिपी। जाते जाते मुझे बस उसकी दुम दिखाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। दोपहर की वो सुनहरी धूप दरवाजे पर खड़े उन काले सायों की वजह से टुकड़ों में बट गई थी। सबसे आगे वही औरत खड़ी थी, लियू रुयान। उसकी काली बिजनेस सूट वाली पर्सनालिटी अब पहले से कहीं ज्यादा दुबली लग रही थी। उसने अपने बालों को पीछे एक टाइट पोनीटेल में बांध रखा था, जिससे उसकी गर्दन की लकीरें साफ दिख रही थी, जो दिखने में खूबसूरत भी थी और नाजुक भी। 3 साल हो गए थे उसे देखे। वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी। उसकी जॉलाइन इतनी तेज थी कि किसी को भी जख्मी कर दे, और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो बरसों से सोई नहीं है, बस थक रही है। उसकी आंखों के नीचे वो थकान ऐसी थी जिसे दुनिया का सबसे महंगा मेकअप भी नहीं छुपा सकता था। लेकिन हुक्म चलाने की उसकी वो पुरानी आदत और उसका खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उसकी नजरें किसी सर्जिकल ब्लेड की तरह ठंडी और सटीक थीं। उसने मेरी उस टूटी फूटी छोटी सी दुकान का मुआयना किया और फिर अपनी निगाहें सीधे मेरे चेहरे पर टिका दी। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, पर अगले ही पल वो एक गहरे ठंडे कुएं की तरह शांत हो गया। पूरे 3 साल बीत चुके हैं। अब मैं वो बेवकूफ हे कयांग नहीं रहा, जो एक पत्थर को अपना दिल देकर पिघलाने की कोशिश करता था। अब मैं शू नियन हूँ, एक ऐसा आदमी जिसकी बीवी मर चुकी है, जिसका दिल टूट चुका है, और जो इस समंदर किनारे अपनी दुकान खोलकर बस मौत का इंतजार कर रहा है। मैंने हाथ में पकड़ी किताब नीचे रखी, बड़े आराम से अपने कपड़ों पर लगे बिल्ली के बाल झाड़े और फिर उसकी आंखों में देखकर उसके पीछे टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैडम, इंसान को थोड़ा तो ईमानदार होना चाहिए। 3800 का महंगा लकड़ी का दरवाजा था वो। कैश देंगी या ऑनलाइन पेमेंट करेंगी? लियू रोयान ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने अपनी नुकीली हील्स से कदम आगे बढ़ाए। लकड़ी का फर्श उसके हर कदम पर चरमराहट कर रहा था, मानो वो आवाज हमारे दफन हो चुके अतीत की दूरियां नाप रही हो। उसके पीछे आए काले लिबास वाले बॉडीगार्ड्स बड़ी फुर्ती से फैल गए और दो तो सीधे इकलौते दरवाजे पर पहरा देने लगे। बाकी के बॉडीगार्ड्स ने बिना कोई शोर किए बुक स्टोर के हर बाहर निकलने वाले रास्ते को घेर लिया। उनका ये अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो किसी को ढूंढने आए हों, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करने आए हों। लियू रुयान मुझसे बस 2 कदम की दूरी पर आकर रुक गई। वो ऊपर से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी गिरफ्त में हूँ। उसकी परछाई ने मुझे पूरी तरह ढक लिया था। वही जानी पहचानी
ठंडी चंदन जैसी खुशबू मेरी नाक से टकराई, लेकिन इस बार उसमें सिगरेट के धुएं की एक अजीब सी महक भी शामिल थी। मुझे याद है, उसे पहले कभी सिगरेट पीने का शौक नहीं था। हे कयांग, वो आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ 3 साल पहले के मुकाबले और भी ठंडी हो गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से एक भारीपन और करवाहट थी। उसने पूछा, अपनी मौत का नाटक करना अच्छा लग रहा है? मैंने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाई, सुस्ती से अपनी पलकें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम शू नियन है। क्या आपको मेरा आईडी कार्ड देखना है? वैसे मेरे पास मेरा राशन कार्ड भी है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि मैं विधुर हूँ, यानी मेरी बीवी मर चुकी है। बीवी मर चुकी है? लियू रुयान ने इन शब्दों को दोहराया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो धीरे से हंसी, पर उस हंसी में बर्फ जैसी चुभन थी। तो कौन मरा है? मैं? उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक पतला सा बटुआ निकाला और उसमें से एक तस्वीर खींचकर जोर से मेरी मेज पर पटक दी। वो तस्वीर थोड़ी पुरानी पड़ चुकी थी। तस्वीर के कोने थोड़े पीले पड़ चुके थे। उसमें 18 साल का मैं था, सफ़ेद साफ सुथरी शर्ट पहने, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के सामने उस बड़े पेड़ के नीचे खड़ा, बेवकूफ़ों की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था। वो मेरा उसे दिया हुआ पहला तोहफा था। मेरी एक फ़ोटो जिसे मैंने चोरी छिपे खुद ही साफ करवाया था। उस फोटो के पीछे मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कुछ शब्द लिखे थे। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलों में मैं तुम्हारी नाव बनकर साथ निभाना चाहता हूँ। आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि कितना बचकाना और पागलपन भरा था वो सब। मुझे खुद पर ही घिन आती है। लियू रुयान की उंगलियां तस्वीर वाले उस मासूम लड़के पर रुकी और फिर उसकी वो ठंडी उंगलियां धीरे धीरे उठीं और सीधे मेरे गाल की तरफ बढ़ने लगीं। हे कयांग, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिद और जुनून था। ये चेहरा अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगी। मैंने झटके से उसका हाथ पीछे हटाया और खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने फिर से दोहराया, कहा ना, गलत पहचान रही हो। मेरी आवाज़ में अब साफ चिड़चिड़ापन था। मैडम, अगर आप यहाँ सिर्फ तमाशा करने आई हैं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस? मेरी बात सुनकर लियू रुयान नाराज होने के बजाय हंसने लगी। उसकी नजरें उन धूल भरी अलमारियों पर घूमने लगीं और फिर कोने में जाकर ठिठक गई। उसकी नजरें दुकान के उन पौधों पर गईं जिनकी देखभाल मैंने ठीक से नहीं की थी, पर फिर भी वो आलस में अपनी टहनियां फैलाए हुए थे। आखिर में उसकी निगाहें फिर मेरे चेहरे पर लौट आईं। उसकी आंखों में इतना तिरस्कार और ताना था कि बुक स्टोर की वो हल्की रोशनी भी अब और भी धुंधली लगने लगी। उसने कहा, हे कयांग, क्या तुम भूल गए? पूरे नानचंग शहर में किसकी हिम्मत है जो मेरी शिकायत दर्ज करे? मैं भूला नहीं था। नानचंग में लियू परिवार की जड़ें बहुत गहरी थी। हर चीज पर उनका कब्जा था। मैं बस अब उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उससे बहस करना किसी लोहे की दीवार से सिर टकराने जैसा था, बेकार और थका देने वाला। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए कहा, दरवाजे के पैसे दो और मेरी दुकान से चली जाओ। लेकिन लियू रुयान अपनी फितरत के हिसाब से नहीं चली। वो अचानक एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ से निकाला गया हो, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। उस एक झटके ने मुझे शूनियन की पहचान से खींचकर वापस हेकयांग के अतीत में पटक दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चली जाऊं? वो मेरे और भी करीब आ गई। वही पुरानी चंदन की खुशबू और सिगरेट की वो नई कलवाहट मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी वो आंखें जिनमें कभी सिर्फ चालाकी और हिसाब किताब होता था, आज उनमें एक अजीब सा अंधेरा और गहरा तूफान उमड़ रहा था। इतना गहरा कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, और सच कहूं तो समझना चाहता भी नहीं था। हे कयांग, पूरे 3 साल तक मैंने तुम्हें ढूंढा है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम कहाँ जा पाओगे? 3 साल, ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। कहानी में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मरने के नाटक के बाद लियू रुयान को तो हीरो हीरोइन के साथ अपनी बिजनेस की जंग में डूब जाना चाहिए था। उसे तो अपनी सारी ताकत और साजिशें लगाकर उस अंत की तरफ बढ़ना था जहां वो अकेली रह जाती और तड़प तड़प कर मरती। यही उसकी किस्मत थी, और इसी किस्मत को पक्का करने के लिए तो मैंने अपनी मौत का ये सारा नाटक रचा था। फिर वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आखिर क्यों?
क्या उसे फिर से एक पालतू कुत्ता चाहिए था जिसे वो जलील कर सके? क्या उसे फिर से वही पुराना मज़ा चाहिए था जब वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सब बेकार था। उसकी पकड़ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और जिद्दी थी। लियू रुयान, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने ये बात अपने दांत पीसते हुए कही। मेरे एक एक शब्द में उसके लिए नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन वो बस मुझे पागलों की तरह देखे जा रही थी। और तभी मैंने गौर किया, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। ये किसी कमजोर लड़की का रोना नहीं था, बल्कि ये उस इंसान का दर्द था जो खुद को फटने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने बस इतना कहा, तुम्हें घर ले जाने आई हूं। घर? मैं हंस पड़ा। मेरे गले से एक सूखी और कड़वी हंसी निकली। उसके मुंह से ये शब्द सुनना जितना अजीब था, उतना ही दिल को दुखाने वाला भी। लियू रुयान, मेरा घर तो 3 साल पहले उसी आग में जलकर खाक हो गया था। और याद है, तुमने खुद मुझसे कहा था कि हे कयांग, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तभी सब साफ सुथरा होगा। ये शब्द किसी जहरीली सुई की तरह उसे जाकर चुभे। लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके होठों की लाली गायब हो गई। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई, मानो उन चंद शब्दों ने उसके शरीर की सारी जान खींच ली हो। मैंने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गया। हमारे बीच की वो दूरी जो अब और भी बढ़ गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां अब कोई हलचल नहीं थी। मेरी आवाज किसी ठहरे हुए गंदे पानी की तरह शांत थी। जो बीत गया, मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना चाहता हूँ। लियो मैडम, अब आप जा सकती हैं। हमारे बीच का हिसाब अब चुकता हो चुका है। चुकता, कितना खूबसूरत शब्द है ये। इसका मतलब है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। चुकता, कितना सुकून देने वाला शब्द है। इसका मतलब है हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक ऐसा रिश्ता जिसे फिर कभी जोड़ा ना जा सके। लियो रुयान का शरीर अचानक लड़खड़ाया, जैसे वो गिरने ही वाली हो। उसके पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। वो करीब 27-28 साल का रहा होगा। चेहरा एकदम सख्त और निगाहें किसी चाकू की तरह तेज। उसने मुझे बड़ी नफरत से घूरा और धीमी आवाज में कहा, मैडम। लियू रुयान ने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटने को कहा। वो फिर से तनकर खड़ी हो गई। उसकी वो पुरानी ठंडी जिद और रुतबा एक ढाल की तरह उसके चेहरे पर वापस आ गया था। वो कमजोरी बस एक पल का भ्रम थी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उसने फिर से वही हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, हे कयांग, मेरे साथ वापस चलो। उसके हर शब्द में एक ऐसी अकड़ थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगी, पैसा, रुतबा, शोहरत, सब कुछ। मैं उसे देख रहा था और मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। वो आज भी वैसी ही थी। उसने आज तक प्यार से बात करना सीखा ही नहीं। उसे आज भी लगता है कि पैसा और ताकत हर चीज का हल है। वो कभी नहीं समझ पाएगी कि जब कुछ चीजें एक बार टूट जाती हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर दोबारा पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। मैंने सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी नजरें उसे पार कर बाहर की उस बिखरी हुई धूप को देख रही थी। वही सुकून और वही दुनिया जिसमें उसकी कोई जगह ना हो। अब बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। उसके पीछे खड़े उन बॉडीगार्ड्स को जैसे कोई गुप्त इशारा मिला हो। वो सब एक साथ एक कदम आगे बढ़ाए। अचानक उस छोटी सी दुकान में एक भारी सा दबाव महसूस होने लगा। अगर 3 साल पहले वाला मैं होता तो शायद अब तक मेरे घुटने कांपने लगते। लेकिन अब मुझे बस हंसी आ रही थी, क्योंकि जिसका दिल मर चुका हो उसे डर कैसा। लियू रुयान, मैंने बहुत ही इत्मीनान से बोलना शुरू किया। मेरी आवाज धीमी थी, पर वहां मौजूद हर शख्स को साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हारे भाई लियू हैंग की वो बर्थडे पार्टी याद है? मैंने देखा उसकी आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकोड़ गईं। बहुत अच्छे, उसे याद है। मैंने अपनी बात जारी रखी। उस दिन बहुत भीड़ थी। तुमने उन सभी मेहमानों के सामने क्रीम से भरा वो पूरा केक मेरे चेहरे पर दे मारा था। वो क्रीम मेरी आंखों में घुस गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस लोगों के ठहाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और हाँ,
तुम्हारी आवाज़ भी। मैं एक पल के लिए रुका और फिर बिल्कुल उसी के पुराने अंदाज में उसकी नकल उतारते हुए बोला, एक पालतू कुत्ते के लिए केक ही सबसे सही तोहफा है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द किसी बर्फीली सुई की तरह था। मैं साफ देख पा रहा था कि लियो रुयान के होठ कांप रहे थे। उसके पास कहने को एक शब्द भी नहीं था। तभी वो आदमी जो उसे सहारा दिए खड़ा था, जिसका नाम मुझे बाद में पता चला कि लिन चैन था, उससे रहा नहीं गया। उसकी आवाज़ में जैसे बर्फ घुली थी। मिस्टर हे, उस वक्त जो हुआ था उसके पीछे एक गलत फहमी। चुप रहो! लियू रुयान ने चीख कर उसे टोक दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो पागलों की तरह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों की वो पत्थर जैसी परत अब धीरे धीरे टूट रही थी और उसके पीछे छिपा हुआ कोई तूफान बाहर आने को बेताब था। नहीं कयांग, वो केक, मेरी बात सुनो। बस बहुत हुआ। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे उसका कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई नहीं सुननी थी। हकीकत क्या थी, क्या गलत फहमी थी, अब ये सब मायने नहीं रखता। लियो रुयान, अब मैं वो पुराना वाला हे कयांग नहीं रहा जिसे तुम जब चाहे जलील कर सको। मैंने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। इस बार लियो रुयान ने कोई बहस नहीं की। उसने बहुत देर तक एक अजीब सी निगाह से मुझे देखा। उस नज़र में बहुत कुछ था, पछतावा, तड़प, दर्द और एक ऐसी भीख जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। आखिर में वो मुड़ी और अपने आदमियों के साथ एक झोंके की तरह वहां से निकल गई। जैसे ही वो काली बेंटले गली के मोड़ पर ओझल हुई, मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगले ही दिन मेरे बुक स्टोर के ठीक सामने वाली दुकान, जो सालों से खाली पड़ी थी, रातों रात वहां एक नया बोर्ड टंग गया। सफेद बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, लियू ग्रुप, नानचेंग ब्रांच ऑफिस। वाह, क्या गजब की चाल थी। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि ये किसी आशिक की अपनी रूठी हुई महबूबा को मनाने वाली कोई फिल्मी कहानी चल रही है। लेकिन अफसोस, मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी की आग में जले मेरा पीछा छोड़ दे। तीसरे दिन मेरे स्टोर के बाहर एक चमचमाती मायबाग आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला शख्स वही था, लीन चैन, लियू रुयान का वो पत्थर दिल असिस्टेंट। वो अपनी प्रेस की हुई सूट और सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे में बिल्कुल किसी सभ्य भेड़िए जैसा लग रहा था। उसने अंदर आकर एक फाइल मेरी मेज पर पटकी। मिस्टर हे, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैडम ने आपके लिए तैयार किया है। मैंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई और फाइल को वापस उसकी तरफ खिसका दिया। साइन नहीं करूंगा। लिन चैन को शायद मेरे इस जवाब की उम्मीद पहले से थी। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने सपाट आवाज में कहा, मैडम ने कहा है कि आप चाहें या ना चाहें, आपको साइन करना ही पड़ेगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने अपना चश्मा ठीक किया और बड़े आराम से एक बम फोड़ा। मैं बस आपको हकीकत बता रहा हूं। इस बुक स्टोर की जमीन और जिस अपार्टमेंट में आप अभी रह रहे हैं, कल वो सब मैडम के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अगर आपने मना किया तो मैडम को आपको सड़क पर लाने में जरा भी झिझक नहीं होगी। उसकी ये सब कुछ मेरा है वाली शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। वही पुराना तरीका, वही पुरानी लियू रुयान, हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रहने वाली, जिसे लगता है कि पैसा और रुतबा हर चीज को झुका सकता है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाया, उसे देखा तक नहीं, और लिंचेन की आंखों में देखते हुए बड़े आराम से एक एक पन्ने के चीथड़े कर दिए। फिर अपना हाथ हवा में लहराया और कागज के वो टुकड़े उसके चेहरे और कंधों पर बिखेर दिए। वापस जाओ और लियू रुयान से कह दो। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो चाहे तो मुझे सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे, लेकिन मैं, हे कयांग, उसकी तरफ पलटकर देखूंगा तक नहीं। लिन चेन का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उसके चश्मे के पीछे की आंखों में आग जल रही थी। हे कयांग, अपनी हद में रहो। मैडम तुम्हारे लिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर एक साफ और हंसमुख मर्दाना आवाज सुनाई दी। नियन नियन, मैं वापस आ गया। देखो, आज मैं तुम्हारे पसंदीदा दम पलिंग्स लाया हूं, बिल्कुल गर्मा गर्म। वो आवाज अचानक रुक गई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा और हैंडसम नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था और वो बड़ी हैरानी से दुकान के अंदर के माहौल को देख रहा था। देखूंगा तक नहीं। उसका नाम लू जिंगरान है। वो इस कस्बे का डॉक्टर है
और पिछले 3 सालों में मेरा इकलौता सच्चा दोस्त। लू जिंगरान की नज़रें लिन चेन और मेरे बीच घूमती रहीं और आखिर में लिन चेन पर जाकर टिक गईं। उसकी भौहें तन गईं। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे दोस्त की दुकान में क्या कर रहे हो? लिन चेन की नज़रें किसी सर्जिकल ब्लेड की तरह हम दोनों के बीच दौड़ रही थी। उसने लू जिंगरान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत और हिकारत थी। मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। लिंचन ने अपनी टाई ठीक की और फिर से वही पत्थर जैसा चेहरा बना लिया। मुझे सिर्फ हे कयांग से मतलब है। लू जिंगरान आधा कदम आगे बढ़ा और बड़ी चतुराई से उसने मुझे अपने पीछे छुपा लिया। उसने हाथ में पकड़ा खाने का डिब्बा मेज पर रखा। उसकी हरकतें तो शांत थीं, पर आवाज में अब गुस्सा भर चुका था। यहाँ कोई हे कयांग नहीं है, यहाँ सिर्फ शू नियन रहता है। अगर तुम यहाँ तमाशा करने आए हो तो वो रहा दरवाजा। खुद बाहर निकल जाओ, वरना मुझे धक्का देना पड़ेगा। वैसे तो लू जिंगरान एक डॉक्टर है और स्वभाव से बहुत नरम है, पर इस वक्त वो एक खिंचे हुए धनुष की तरह कड़क लग रहा था। लिन चेन जोर से हंसा। उसने लू जिंगरान को नजरअंदाज करते हुए सीधे मुझे देखा और कहा, हे कयांग, 3 सालों में तुम्हारी काबिलियत तो नहीं बढ़ी, पर अपना सहारा ढूंढने की पसंद दिन ब दिन घटिया होती जा रही है। उसके इन शब्दों में इतना जहर था कि किसी का भी दम घुट जाए। लू जिंगरान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और लू जिंगरान के उस हाथ को पकड़ लिया जो मुक्का मारने के लिए तैयार था। मैंने उसे ना में सिर हिलाते हुए शांत रहने का इशारा किया। पागल कुत्तों के मुंह लगना बेकार है। मैंने लिन चेन की तरफ देखा। मेरी आवाज किसी ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो यहां से दफा हो जाओ। हे कयांग, मेरा नाम शू नियन है। मैंने उसकी बात काट दी। मेरा एक एक शब्द बिल्कुल साफ और सीधा था। बाहर निकलो, मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर मत करना। लिन चेन का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल पीला पड़ रहा था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसे किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, पर उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने पहले मुझे घूरा और फिर एक गहरी नफरत भरी नजर लू जिंगरान पर डाली। फिर दांत पीसते हुए बोला, हे कयांग, आज तुमने जिस सहारे को चुना है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसके जूतों की आवाज से फर्श गूंज उठा, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस जमीन पर निकाल रहा हो। आखिरकार दुकान में शांति छा गई। नियन नियन, आखिर वो आदमी था कौन? लू जिंगरान के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। वो तुम्हें हे के नाम से क्यों बुला रहा था? मैंने एक फीकी मुस्कान चेहरे पर सजाई और बात को टालने की कोशिश की। छोड़ो यार, कोई पागल था जिसे गलतफहमी हो गई थी। तुम तो मेरे लिए डम्पलिंग्स लाए थे ना? जल्दी लाओ, वरना ठंडे हो जाएंगे। लू जिंगरान कुछ सेकंड तक मुझे हैरानी से देखता रहा। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो, पर आखिर में उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। उसने खाने का डिब्बा खोला और पूरे कमरे में लजीज खुशबू फैल गई। डम्पलिंग्स नहीं, सी फूड खिचड़ी है, उसने कहा। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, इसलिए कुछ हल्का खाओ। मैंने अपना सिर झुकाया और चम्मच से उस गर्मा गर्म खिचड़ी को हिलाने लगा। उसकी गर्माहट मेरी उंगलियों तक पहुंच रही थी, लेकिन मेरे दिल में नफरत की एक ऐसी बर्फ जमी थी जो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे पता था कि लियू रुयान का बदला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं भूल गया था कि वो औरत किस हद तक पागल हो सकती है। उसी दोपहर मेरी इस छोटी सी दुकान को वो इज्जत मिली जो पिछले 3 सालों में कभी नहीं मिली थी। हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम तीनों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उनके बहाने इतने अजीब थे कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि दुकान में चूहे की पॉटी मिली है, जिससे शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। भाई साहब, मेरी दुकान में किताबों के अलावा कुछ नहीं है। ये दुकान मेरे चेहरे से ज्यादा साफ है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट वाले तो और भी महान निकले। उन्होंने कहा कि मेरी शेल्फ पर रखी 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड की किताब इमरजेंसी रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। मेरा मन किया कि उनसे पूछूं, क्या आग लगने पर यह किताब खुद चढ़कर बाहर भागने वाली है? सूरज ढलने तक मेरी दुकान के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों वाले 3 सीलिंग। दुकान सील हो चुकी थी, काम बंद और सुधार के आदेश। मैं दरवाजे पर खड़ा उन कागजों को शाम की हवा में फड़फड़ाते हुए देख रहा था, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। लू जिंगरान को जब पता चला तो वो इतना भड़क गया कि वहीं से हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन करने लगा।
ये सरासर बदमाशी है। चलो, मैं एक वकील को जानता हूं, हम इन पर केस करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। पैरों के तलवों से एक ऐसी बेबसी महसूस हुई जिसने मेरी सारी हिम्मत सोख ली थी। कोई फायदा नहीं है। नानचेंग शहर में लियू रुयान ही कानून है। तो क्या करें? बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उन्हें अपनी मनमानी करने दें? लू जिंगरान के चेहरे पर गुस्सा और हार दोनों साफ दिख रहे थे। मैंने बस इतना कहा, मुझे सोचने दो। पर सच तो ये था कि मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। रात को जब मैं थका हारा अपने अपार्टमेंट पहुंचा और जैसे ही चाबी ताले में डाली, दरवाजा अपने आप अंदर से खुल गया। वही जानी पहचानी ठंडी चंदन की खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। मैं वही दरवाजे पर पत्थर बन गया। लिविंग रूम के सोफे पर लियू रुयान बैठी थी, हाथ में रेड वाइन का गिलास, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए। वो इतनी इत्मीनान से बैठी थी जैसे वही इस घर की मालिक हो। मेरा दिल डूबने लगा। उसके पास मेरे घर की चाबी थी। आ गए? वो बोली। उसकी आवाज में वाइन का नशा और एक अजीब सी भारीपन थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अपने जूते उतारे और सीधे फ्रिज की तरफ बढ़ गया। मैंने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट भरा। फिर बिना उसकी तरफ देखे पूछा, दुकान के साथ जो हुआ वो तुमने किया है? हाँ। उसने इतनी आसानी से मान लिया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। लियो रुयान, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने पानी की बोतल मेज पर जोर से पटकी, जिससे पानी की कुछ बूंदें बाहर छलक आईं। उसने अपना वाइन का गिलास रखा और खड़ी हो गई। उसकी हील्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। वो एक शिकारी की तरह मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कहा था ना, मेरे साथ घर चलो। ये मेरा घर है, मैंने जवाब दिया। ये कोई घर नहीं है। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे वो अपना आपा खो रही हो। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर क्लाउड विला में है। वहां की अलमारी में आज भी तुम्हारे लिए खरीदे हुए नए कपड़े रखे हैं। तुम्हारे स्टडी रूम में वो नक्शे आज भी वैसे ही पड़े हैं जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए थे। हे कयांग, तुम्हारी पूरी जिंदगी वहां है, इस कबाड़ खाने में नहीं। मैं उसे चिल्लाते हुए देख दंग रह गया। क्या ये वही घमंडी लियू रोयान थी? उसकी आंखें घायल जानवर की तरह लाल हो रही थी। मुझे अचानक हंसी आ गई। लियू रोयान, तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे पुरानी बातें याद दिलाना शुरू किया। वो विला जिसे तुम हमारा घर कह रही हो, वहां तुम महीने में एक बार भी कदम नहीं रखती थी। वहां बस मैं था, नौकर थे और वो पत्थर जैसा ठंडा फर्नीचर। वो कपड़े, वो तुमने नहीं, लिन चेन से कहकर मुझे फिकवाए थे, जैसे किसी भिखारी को खैरात दी जाती है। उनके टैग तक नहीं खुले थे। मैंने थोड़ा रुककर कड़वाहट के साथ कहा, और वो नक्शा, वो मेरा तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट था, जिसे बनाने के लिए मैं 3 रातें नहीं सोया था। पर तुमने क्या किया? उसे कंपनी के बड़े अधिकारियों के सामने कॉफी के साथ कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। जैसे जैसे मैं बोलता गया, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। मेरी हर बात उसके वजूद पर एक चोट की तरह लग रही थी। आखिर तक आते आते वो टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। मैं उसके बिल्कुल करीब गया, इतनी करीब कि हम एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, लियू रुयान, जिन चीजों को तुमने खुद कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उन्हें दोबारा बटोरने के लिए मरा जा रहा हूं? उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी, बस एक खालीपन महसूस हो रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाई, ऐसा नहीं है, असल में बात वो नहीं थी। पर मुझे अब उसकी कोई सफाई नहीं सुननी थी। मुझे छोड़ दो लियू रुयान, खुद पर रहम करो और मुझे भी जीने दो। मेरे ये शब्द आखिरी तिनके की तरह थे, जिसने लियू रुयान को पूरी तरह तोड़ दिया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और सोफे के किनारे से जा टकराई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, एक बूंद, दो बूंद, और देखते ही देखते उसकी धुंधली आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो वहीं खड़ी बेआवाज रोती रही। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो। वो अपने रोने को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर
उसके अंदर से एक ऐसी चीख निकल रही थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ एक पल में मिट्टी में मिल गई। उसे इस तरह टूटते देख मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। दर्द इतना गहरा था कि मेरा दम घुटने लगा और दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मेरा सारा गुस्सा, सारी थकान इस एक मंजर को देखकर जैसे धुल गई। जो लियू रोयान हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी, आज वो रो रही थी। ये सदमा उसकी पुरानी किसी भी ज्यादती से कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरे शरीर की फितरत मेरे दिमाग से तेज निकली। बिना सोचे समझे मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे छूने, उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पर जैसे ही मेरी उंगलियां हवा से टकराईं, मैंने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। नहीं, मैं वापस उस दलदल में नहीं गिर सकता। वो बिना किसी मतलब के किया गया प्यार, वो बार बार कुचला गया मेरा भरोसा और वो जख्मों वाली यादें, सब कुछ एक लहर की तरह वापस आया और मेरे हाथ को पीछे खींच ले गया। ठीक उसी वक्त मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। लू जिंगरान का फोन था। मैंने झटके से मुड़कर लियू रुयान की तरफ अपनी पीठ कर ली, एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश की। नियन नियन, तुम ठीक तो हो ना? मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। मैं ठीक हूं जिंगरान, तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है। मेरी आवाज थोड़ी भारी थी, मैं अपनी थकान छुपा नहीं पा रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे बस एक बार तुम्हें देखना है। लू जिंगरान की आवाज में एक ऐसी जिद थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैं हिचकिचा ही रहा था कि तभी पीछे से लियू रुयान की आवाज आई। रोने की वजह से उसका गला भारी था, लेकिन उसकी बात किसी ठंडी धार वाली तलवार की तरह कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। कौन है वो? मैंने मुड़कर देखा। लियू रुयान ने अपने आंसू पोंछ लिए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सुर्ख लाल थीं। उसकी नजरों में एक ऐसी पागल कर देने वाली जलन और कब्जा करने की भूख थी, जैसे वो मेरे फोन को अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर देगी। वो अब वो रोती हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि पल भर में फिर से एक खतरनाक शिकारी बन चुकी थी। क्या वो लू जिंगरान है, वही डॉक्टर? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी शांति थी। मेरा दिल जोर से धड़का। तुम्हें कैसे पता? मैं सिर्फ उसे ही नहीं जानती। लियू रुयान धीरे से हंसी और एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगी। उसका खौफ कमरे की हवा में घुलने लगा था। उसने आगे कहा, मुझे ये भी पता है कि उसकी एक बहन है जिसका सिटी हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। वो अभी एक सही डोनर का इंतजार कर रही है। ये सुनते ही मेरी सांसें थम गई। एक ठंडी लहर मेरे सिर से लेकर पैरों तक दौड़ गई, जैसे मेरा खून जम गया हो। ये जानकारी किसी सटीक निशाने वाले बम की तरह थी, जिसने सीधे मेरी सबसे कमजोर नस पर वार किया था। लियू रुयान, तुम करना क्या चाहती हो? मेरी आवाज फटने लगी थी, जिसमें गुस्से और डर का मिला जुला उबाल था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी, एक ऐसी रोशनी जो मानो मेरे दिल के पार देख रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सोचो, अगर मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करूं और ये पक्का कर दूं कि उसे पूरी जिंदगी कभी दिल, हार्ट ट्रांसप्लांट न मिले, तो क्या होगा? लू जिंगरान की बहन लू जिंगसी उसकी इकलौती रिश्तेदार थी और उसकी जिंदगी का सबसे कोमल हिस्सा भी। लियू रुयान एक मासूम मरीज की जान का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसका हाथ पकड़ा और लगभग चिल्लाते हुए ये शब्द कहे। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक गुस्से ने मुझे गिरने से बचा रखा था, जो बस फटने ही वाला था। देखना चाहती हो मैं क्या कर सकती हूँ? लियू रुयान के चेहरे पर एक बेहद क्रूर मुस्कान तैर गई, ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी, बल्कि उसमें एक बीमार कर देने वाला पागलपन था। हे कियांग, मेरे सब्र की एक सीमा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। वो मेरे कान के पास झुकी, उसकी आवाज इतनी धीमे थी कि सिर्फ मैं सुन सकता था।
लेकिन उसका हर शब्द किसी जानलेवा जहर की तरह था। मेरे साथ वापस चलो या फिर उसे लू जिंसी को मरते हुए देखो। आखिरकार मैंने घुटने टेक दिए। लियू रुयान की धमकी के आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी निजी दुश्मनी की वजह से लू जिंगरान और उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। लू जिंगसी एक मासूम जान थी। उसे जीने का पूरा हक था। वो हमारे बीच की इस गंदी सत्ता की लड़ाई का शिकार बनने के लिए नहीं थी। लियू रुयान की इस चाल ने मेरे भागने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए थे। उसकी धमकी ने मेरी लड़ने की आखिरी इच्छा को भी खत्म कर दिया था। उसी रात लियू रुयान मुझे वापस उस विला में ले आई जहां से मैं 3 साल पहले भाग गया था। जैसे ही गाड़ी उस जाने पहचाने आंगन में दाखिल हुई, मेरे पीछे वो ऊंचा लोहे का दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ बंद हो गया। सामने खड़ी उस रोशनी से जगमगाती आलीशान इमारत को देखकर मुझे सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। 3 साल पहले मैं यहाँ बड़े अरमानों के साथ आया था। मुझे लगा था कि ये मेरा आशियाना होगा, मेरा घर होगा। लेकिन 3 साल बाद मैं यहाँ किसी जाल में फंसे शिकार की तरह वापस आया हूँ, एक बेहद खूबसूरत जेल के अंदर। ये घर नहीं है, ये लियू रुयान की सल्तनत है और मेरा कैद खाना। लिन चेन ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वो किसी वफादार गार्ड की तरह ठंडा और बेरुखा लग रहा था। जब उसकी नज़रें मुझसे टकराईं तो पल भर के लिए उसमें एक अजीब सी हलचल दिखी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसा हो गया। मैं गाड़ी से उतरा। लियू रुयान भी मेरे पीछे उतरी और उसने बड़ी सहजता से मेरा हाथ थामना चाहा, पर उसकी उंगलियां मेरी हथेली को छू पाती उससे पहले ही मेरे शरीर ने अपनी मर्जी से प्रतिक्रिया दे दी। मैं अनजाने में ही पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में ही ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी वो नरम सी दिखने वाली शक्ल फिर से सफ़ेद और सख्त पड़ गई। उसे मेरी नफरत समझ लेनी चाहिए थी, पर शायद वो इसे मानना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा विला के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। हर फर्नीचर, हर पेंटिंग अपनी पुरानी जगह पर थी। सब कुछ इतना साफ सुथरा और सलीके से रखा था कि वो बनावटी लग रहा था। वहां जिंदगी की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ 3 साल से वक्त थमा हुआ था, बस मेरे लौटने का इंतजार कर रहा हो। तभी एप्रन पहने एक आंटी सामने आई। मुझे देखते ही वो ठिठक गईं और फिर खुशी से चिल्लाईं, मिस्टर हे, आप वापस आ गए। ये वांग आंटी थी, हमारे घर की पुरानी कुक। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी वो खुशी इस ठंडे और बेजान घर में मेरे लिए किसी मरहम जैसी थी। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। लियू रुयान मेरे पीछे अंदर आई। उसने अपना कोट उतारकर वांग आंटी को दिया और सपाट आवाज में कहा, मिस्टर हे का कमरा तैयार कर दो। वांग आंटी हैरान रह गई। पर मैडम, साहब का कमरा तो हम हर रोज साफ करते हैं ना? उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा। लियू रुयान के हाथ वहीं रुक गए। उसने अपना चेहरा फेर लिया ताकि हम उसकी आंखों में न देख सके, लेकिन मैंने गौर किया कि उसके कानों के किनारे हल्के लाल पड़ गए थे। तो तो एक बार फिर चेक कर लो और डिनर तैयार करो। जी मैडम। वांग आंटी थोड़ी उलझन में थी, पर वो चली गई। अब लिविंग रूम में सिर्फ मैं और लियू रुयान थे। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरा दम घुटने लगा। ये खामोशी अजनबियों वाली नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे बयां करना मुश्किल था। उस कमरे में एक पुराना, दम घोटने वाला बोझ था। मैं उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए सीधा ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया और अपने पुराने कमरे का दरवाज़ा धकेल दिया। वहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। स्टडी टेबल पर आज भी मेरी वो अधूरी किताब ले मिजरेबल्स पड़ी थी, जिसका पन्ना मुड़ा हुआ था। साफ दिख रहा था कि उसे आधा पढ़कर छोड़ दिया गया था। अलमारी में मेरे कपड़े टंगे थे जो अब थोड़े पुराने फैशन के हो गए थे, पर उन पर प्रेस इतनी करीने से की गई थी कि एक शिकन तक नहीं थी। यहाँ तक कि बेड साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को भी ताज़ा पानी से बदल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 3 साल के लिए गायब नहीं हुआ था, बल्कि बस कहीं बाहर टहलने गया था।
ये कमरा लियू रुयान के पागलपन और उसकी जिद की वजह से वक्त के जाल में कैद हो गया था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था और मेरा मन अजीब सी कड़वाहट और उलझन से भरा था। क्या ये सब दिखावा था? क्या ये उसका प्यार था या कब्जा करने की उसकी कोई नई चाल? मैं समझ नहीं पा रहा था। लियू रुयान पीछे पीछे आ गई और दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देखने लगी। वो अंदर नहीं आई, बस चौखट के सहारे टिक गई। यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए वैसे ही रखा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी उम्मीद और हिचकिचाहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं अपने ही ख्याल से डर गया। क्या वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी? नामुमकिन। लियू रुयान और किसी की चापलूसी करे? वो हमेशा हुक्म चलाने वाली और सबको अपने कदमों में रखने वाली रानी थी। वो किसी के आगे झुक जाए, ये मुमकिन ही नहीं था। मैंने मुड़कर उसे बड़ी बेरुखी से देखा। मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। ये साफ तौर पर उसे वहां से जाने का इशारा था, जिसमें कोई अपनापन नहीं था। लियू रुयान के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों, पर आखिर में वो खामोश ही रही। उसकी नजरें काफी देर तक मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। उन आंखों में एक अजीब सी जंग चल रही थी, थोड़ी नफरत, थोड़ा पछतावा और एक ऐसी थकान जो किसी भी वक्त उसे तोड़ सकती थी। आखिरकार वो मुड़ी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे शरीर की सारी हिम्मत जवाब दे गई। मैं बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वो नर्म गद्दा मुझे कोई सुकून नहीं दे रहा था, बल्कि वो मुझे बार बार ये एहसास करा रहा था कि अब मैं कैद हो चुका हूं। अब आगे क्या? क्या वाकई मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी कैद खाने में बितानी होगी? नहीं, कभी नहीं। अगली सुबह जब मैं जागा तो पूरे विला में सन्नाटा था। लियू रुयान शायद सुबह सुबह ही ऑफिस निकल गई थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का अंबार लगा था। देसी से लेकर विदेशी तक हर चीज मौजूद थी। वांग आंटी के हाथों का हुनर आज भी लाजवाब था, पर मेरे लिए ये शाही पकवान किसी जेल के खाने से कम नहीं थे। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैंने बस दूध का गिलास उठाया और एक घूंट में खत्म कर दिया। वांग आंटी अपनी धुन में बोले जा रही थी। मैडम ऑफिस में ही दर्द के मारे बेहोश हो गई थी। लेन असिस्टेंट को पता चलने में थोड़ी देर हो गई। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि हालत बहुत नाजुक है। वो आगे बोली, आपका पुराना कमरा, वो उसे किसी को छूने तक नहीं देती। हर रोज काम से लौटने के बाद सबसे पहले वो आपके कमरे में जाकर खड़ी होती हैं। कभी कभी तो आधी आधी रात तक वहीं खामोश खड़ी रहती हैं। वांग आंटी का एक एक शब्द छोटे पत्थरों की तरह मेरे दिल की गहराई में गिर रहा था। कोई हलचल तो नहीं हुई, पर बोझ बढ़ता जा रहा था। क्या पत्थर दिल लियू रोयान मेरे लिए अपना शरीर बर्बाद कर लेगी? नामुमकिन। ये जरूर उसकी कोई नई चाल होगी। उसने वांग आंटी को सिखा पढ़ाकर मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा करने भेजा है ताकि मेरा दिल पिघल जाए। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है वांग आंटी, मेरा पेट भर गया। इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े ऊपर चला गया। दोपहर में लू जिंगरान का फोन आया। उसकी आवाज घबराहट के मारे फटी जा रही थी। नियन, नियन, तुम कहाँ हो? वो लोग तुम्हें कहाँ ले गए? मैं ठीक हूँ जिंगरान, मैंने खिड़की के पास जाकर धीमी आवाज में कहा। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर आंगन में घूम रहे उन काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स को देख रहा था। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा रखा। मेरी बात ध्यान से सुनो जिंगरान, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और पुलिस के पास तो बिल्कुल मत जाना। तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर मैं तुम्हें ऐसे, ये मेरा तुम पर उधार था। मैंने उसकी बात काट दी। अपनी बहन का ख्याल रखो, लियू रुयान उसके दिल का इंतजाम कर देगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सौदा करके ये वादा लिया है। फोन की दूसरी तरफ एक लंबा और गहरा सन्नाटा छा गया। फिर लू जिंगरान की कांपती हुई और रुआंसी आवाज आई, नियन, नियन, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो। मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने जबरदस्ती उन आंसुओं को अंदर धकेल दिया। ये मेरा अपना फैसला था। फोन काटने के बाद मैंने खिड़की से बाहर उन ऊंची दीवारों और गश्त लगाते बॉडीगार्ड्स को देखा। ये जगह मेरे लिए ही बनाई गई एक ऐसी जेल थी जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
रात को लियू रुयान वापस आई। उसके शरीर से शराब की महक आ रही थी। चलते वक्त वो लड़खड़ाई तो लिन चेन ने फौरन उसे सहारा दिया। उसने झटके से लिन चेन का हाथ हटा दिया और अकेले चलते हुए लिविंग रूम में आई। सोफे पर मुझे बैठा देख उसके कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम यहां हो? मेरा इंतजार कर रहे थे? उसकी आवाज में एक ऐसी खुशी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। पर मैंने उस पर बर्फीला पानी डाल दिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे इतना कहते ही उसकी आंखों की चमक बुझ गई। पूछो। लू जिंगसी के लिए हार्ट डोनर का इंतजाम कब तक हो जाएगा? लियू रुयान का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। वो तेजी से चलकर मेरे पास आई और सोफे के दोनों हत्थों पर हाथ रखकर मेरे ऊपर झुक गई। उसने मुझे पूरी तरह अपनी परछाई में घेर लिया था। हे नियन, वो लगभग अपने दांत पीसते हुए मेरा नाम बोली। तुम वापस आने के पहले ही दिन किसी दूसरे मर्द के बारे में पूछ रहे हो? मैंने सपाट आवाज में कहा, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? वो कड़वाहट के साथ हंसी और मेरे और भी करीब आ गई। रेड वाइन और उसकी वो ठंडी खुशबू मेरी सांसों में घुलने लगी। वो जो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी हैसियत याद रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुंह से दोबारा किसी और का नाम निकले, चाहे वो मर्द हो या औरत। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसकी जलती हुई नजरों से बच सकूं। ठीक है, समझ गया। मैं एक वफादार पिंजरे के पंछी की तरह रहूंगा और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम। लियू रुयान का शरीर जैसे बिजली के झटके से अकड़ गया। सोफे पर टिके उसके हाथ की उंगलियां इतनी जोर से भींच गईं कि उनकी गांठें सफेद पड़ गईं। आखिर में उसने कुछ नहीं